दोस्तों, हमारी आज की कहानी है भुवनेश्वर के एक ओल्ड टाउन एरिया की, जहां पर एक पुराना सा बंगला बना हुआ है जिसका नाम बदलकर हमने रखा है सत्यम निवास। साल 2008 तक वहां पर एक ब्राह्मण फैमिली रहा करती थी। पंडित देवकीनंदन त्रिपाठी, उनकी एक पत्नी गायत्री और उनका बेटा विवेक। पंडित जी संस्कृत के स्कॉलर थे, पुजारी थे, लेकिन साथ ही काफी रूढ़िवादी और काफी पुरानी सोच के आदमी थे। अब एक दिन उनका बेटा विवेक जब अपने कॉलेज के दो दोस्तों को अपने घर पे लेकर आता है, तो जैसे ही पंडित देवकीनंदन को यह पता चलता है कि उनमें से एक लड़का जो है वो किसी दूसरी कास्ट का है, तो पंडित गुस्से में इतना ज्यादा भर जाते हैं, वो इतना परेशान हो जाते हैं उस बात से कि उसी वक्त पे उस लड़के का हाथ पकड़ते हैं और उसे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे की तरफ धक्का दे देते हैं। लड़के को थोड़ी चोट लगती है और जैसे ही ये बात वहां के लोकल लोगों को पता चलती है, तो वो सब लोग उनकी फैमिली का सोशली बॉयकॉट करना स्टार्ट कर देते हैं। यहां तक कि जिस मंदिर के अंदर वो पुजारी जी का काम किया करते थे, उस मंदिर की कमेटी भी ये फैसला करती है कि अब वो लोग उस मंदिर के अंदर पंडित देवकीनंदन को नहीं रखेंगे। और इस चीज से इतना बेइज्जत होने के बाद, अपमान से भरने के बाद, पंडित देवकीनंदन अचानक से अपने घर पर एक रात को आते हैं और आते ही अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लेते हैं। काफी देर तक ना तो उनकी आवाज कमरे से आती है और ना वो खुद कमरे से बाहर आते हैं। अब इस चीज से परेशान होकर उनकी पत्नी गायत्री और उनका बेटा विवेक जब दरवाजे को बजाते हैं और उन्हें बाहर आने को बोलते हैं, तब पंडित देवकीनंदन उन्हें ये कहते हैं कि अब मैं इस कमरे से बाहर नहीं आऊंगा। अब मैं वो साधना पूरी करूंगा जो मेरे सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि मेरी आत्मा को भी मुक्त कर देगी। और अगर मेरी साधना पूरी नहीं हुई तो मेरी आत्मा, मैं खुद हमेशा हमेशा के लिए इसी बंगले के अंदर कैद होकर रह जाऊंगा। ये प्रोसेस करीबन 6 महीने तक चलता है। उनकी पत्नी गायत्री और उनका बेटा विवेक पुलिस को ये बताते हैं कि करीबन 6 महीने तक रात को अक्सर 2 से 4 के बीच में उनके कमरे से जोर जोर से मंत्र पढ़ने की आवाजें आती थी। तो कभी किसी के हंसने की आवाज आती थी, कभी पंडित देवकीनंदन के रोने की, चिल्लाने की आवाजें आती थी, और कभी कभी ऐसा भी लगता था जैसे रात को उस कमरे के अंदर कोई हवन हो रहा हो। करीबन 6 महीने तक ये सब चीजें होने के बाद एक दिन अचानक से उनके कमरे से एक चीख सुनाई देती है। उनकी पत्नी थोड़ा घबराकर उस कमरे के नजदीक जाती है और जब वो दरवाजा खुलवाने की कोशिश करती है तो काफी देर तक पंडित देवकीनंदन की अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। वो और उनका बेटा ये फैसला करते हैं कि अब पुलिस की मदद लेना ही एक आखिरी ऑप्शन होगा। जैसे ही पुलिस आती है तो पुलिस भी पहले दरवाजा खुलवाने की कोशिश करती है, लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद जब दरवाजा नहीं खुलता तो पुलिस एंड में उस दरवाजे को तोड़ देती है और दरवाजा तोड़ने के बाद उस कमरे से बरामद होती है पंडित देवकीनंदन त्रिपाठी की बॉडी। कमरे के अंदर चारों तरफ दीवारों के ऊपर कुछ मंत्र लिखे हुए थे और देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वहां काफी लंबे वक्त से कोई हवन चल रहा हो। उनके पूरे चेहरे के ऊपर लाल रंग का सिंदूर लगा हुआ था। चारों तरफ कटे हुए नींबू और तरह तरह की चीजें भी फैली हुई थी। पंडित देवकीनंदन की मौत के बाद उनकी पत्नी गायत्री और उनका बेटा विवेक उस घर को कुछ ही दिनों बाद छोड़कर चले जाते हैं, किसी और इंसान को काफी कम रेट में बेचकर। अब करीबन 15 सालों तक वो बंगला बंद रहता है और साल 2023 से शुरू होती है असली कहानी। नेहा प्रधान 29 साल की एक लड़की जो कुछ ही वक्त पहले सेलेक्ट हुई थी एज गवर्नमेंट टीचर और उसकी पहली ही पोस्टिंग आई थी भुवनेश्वर की। वो एक ब्रोकर के थ्रू उस बंगले सत्यम निवास तक पहुंचती है। उसे वो बंगला पहले ही नजर में पसंद आ जाता है। उसका रेंट काफी कम था। भले ही बंगला काफी पिछले वक्त से बंद पड़ा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद वो काफी सुंदर था और काफी मेंटेनेंस में भी था। बाहर गार्डन में एक लकड़ी का झूला लगा हुआ था और आसपास का पूरा इलाका काफी शांति भरा था। नेहा बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे, बिना कोई सवाल जवाब करे, उसी वक्त ओनर को एडवांस पे कर देती है और ठीक 2 दिन के बाद सत्यम निवास उस बंगले के अंदर शिफ्ट हो जाती है। अब शुरुआती कुछ दिन तो एकदम नॉर्मली चल रहे थे।
नेहा को उस बंगले के अंदर या भुवनेश्वर शहर के अंदर अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन इसके बाद तरह तरह की चीजें अपने आप बदलने लगी थी। कुछ कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट नेहा के साथ होने लगे थे। जैसे अक्सर रात को 2 से 3 के बीच में नेहा की आंख अपने आप खुल जाती थी। कभी जो बाहर गार्डन के अंदर झूला लगा हुआ था वो अपने आप बिना हवा के ही हिलने लगता था। यहां तक कि जो मेजर इंसिडेंट नेहा के साथ हुआ था वो ये था कि एक रात जब नेहा अपने कमरे के अंदर सो रही थी तो उसे अपने कमरे में अपने बेड के बगल में एक शैडो खड़ी हुई नजर आती है, और जैसे ही वो घबरा कर उठकर लाइट जलाती है तो वो शैडो वहां से गायब हो चुकी थी। अब खुद नेहा के अंदर भी कुछ कुछ चेंजेस आने लगे थे। वो अपने स्कूल में, अपनी क्लासरूम में, अपने कलीग्स के साथ काफी बदला हुआ बिहेव करती थी। वो काफी ज्यादा शांत रहने लगी थी। यहां तक कि उसकी जो बात करने का तरीका था, उसके बैठने का तरीका, चलने का तरीका, खाने का तरीका, वो सब कुछ बदल चुका था। नेहा को देखने से ऐसा लगता ही नहीं था कि वो कोई लड़की है। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो कोई आदमी है अधेड़ उम्र का। अभी जब ये सब इंसिडेंट्स नेहा के साथ हो ही रहे थे और नेहा खुद भी चेंज होने लगी थी, तो नेहा के पड़ोसी मिश्रा जी एक दिन ये देखते हैं कि पिछले काफी दिनों से नेहा की घर की लाइटें अक्सर रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे अपने आप जलने लग जाती हैं तो कभी बुझने लग जाती हैं। और कई बार उन्होंने ये भी नोटिस करा था कि गार्डन के अंदर जो झूला लगा हुआ है वो अक्सर रात को बिना हवा के ही हिलने लग जाता था। वो डिसाइड करते हैं और अगली ही सुबह नेहा के मकान मालिक को फोन करके बताते हैं कि हो ना हो आपके घर के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, यहां कुछ तो अजीब चीजें हो रही हैं। उनकी बात सुनकर उसी शाम को नेहा के मकान मालिक नेहा के घर की बेल बजाते हैं। अब जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि नेहा जैसे ही वो दरवाजा खोलती है वो बिना मकान मालिक से कुछ पूछे, बिना उनकी कोई बात सुने, सीधा एक भारी आवाज में खुली हुई और गुस्से से भरी हुई आंखों से मकान मालिक को ये कहती है कि बोल दो मिश्रा को, उन्हें तुमको जो बताना है वो सब कुछ बता दे और उससे जो भी होता हो वो सब कुछ कर ले, और तुमसे भी जो होता हो वो तुम भी कर सकते हो। ये घर मेरा है और मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जी हाँ, नेहा ने कहा था कि मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मकान मालिक नेहा को ऐसा देखकर थोड़ा घबराते हैं और अचानक से बात पलटते हुए वहां से जाना ज्यादा बेहतर समझते हैं। अब ठीक 2 दिन के बाद एक दिन मिश्रा के घर के यहां पर एक हवन रखा गया था, और जैसे ही पंडित मंत्रों का उच्चारण शुरू करते हैं, हवन शुरू करते हैं, नेहा गुस्से से तमतमाती हुई अपने घर से बाहर निकलती है और ठीक उनके दरवाजे पे आकर खड़ी होकर ये कहती है कि ये पंडित अपवित्र है, इसका ज्ञान अधूरा है, और ये जो मंत्र खुद भी बोल रहा है ये वो खुद गलत मंत्र बोल रहा है। और नेहा वहां दरवाजे पे खड़े होकर जोर जोर से संस्कृत के अंदर मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है, और वो मंत्र इतने ज्यादा परफेक्ट थे कि शायद उतनी परफेक्शन किसी काफी बड़े पुजारी के पास ही होगी। अब जब ये सब इंसिडेंट्स होने लगे थे तो नेहा से आसपास के लोग काफी डिस्टेंस मेंटेन करने लगे थे। यहां तक कि उसके स्कूल के अंदर, उसके कलीग्स के अंदर, उसके स्टूडेंट्स के अंदर भी बातें फैलने लगी थी कि नेहा कुछ अजीब सा बिहेव करती है, वो शायद से मेंटली अपसेट हो गई है। लेकिन मिश्रा जी के बेटे की बहू, जो खुद नेहा की ही कलीग थी उसी स्कूल में, वो नेहा के थोड़ा नजदीक आ चुकी थी, और ये सोचकर कि नेहा किसी दूसरे शहर से आई है, वो अकेली रहती है, तो इस वक्त पे हमें जिस भी तरह से हो सके उसकी मदद करनी चाहिए। वो एक रात को अपने पति पंडित रमेश से ये डिस्कस करती है कि नेहा जब शुरुआत में यहां आई थी तब वो कैसी थी और अब उसके अंदर कैसे चेंजेस आ चुके हैं। पंडित रमेश अपनी वाइफ को बोलते हैं कि आप मुझे नेहा की एक तस्वीर दिखाओ, और जैसे ही पंडित रमेश नेहा की तस्वीर देखते हैं तब वो अपनी पत्नी को बताते हैं कि नेहा के ऊपर एक ब्रह्म राक्षस का साया है। वो एक ऐसा ब्रह्म राक्षस है जो मरने से पहले, ब्रह्म राक्षस बनने से पहले एक साधना कर रहा था और उसकी साधना अधूरी रह गई थी, और अब उसने नेहा के शरीर का सहारा लिया है उस साधना को पूरा करने के लिए। पंडित रमेश और उनकी वाइफ नेहा के स्कूल जाते हैं।
नेहा की फैमिली की डिटेल्स निकलवाते हैं, उसके घर वालों से बात करते हैं और वो सब कुछ उसके फैमिली को, उसके पेरेंट्स को, उसके भाई को सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। और सभी लोग म्यूचुअली एक चीज डिसाइड करते हैं कि उन्हें सुंदर कांड का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ सत्यम निवास के अंदर रखना होगा और नेहा के ऊपर से उस ब्रह्म राक्षस के साए को हटाने की कोशिश करनी होगी। पंडित रमेश मंगलवार का दिन चुनते हैं और मंगलवार की शाम को जैसे ही उस बंगले सत्यम निवास के अंदर मंत्रों का उच्चारण शुरू होता है, सुंदर कांड का पाठ होना शुरू होता है, तो नेहा अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगती है। नेहा को सिंदूर की एक लेयर के बीच में बिठा दिया गया था, जिस लेयर से वो बाहर आने की जब भी कोशिश करती थी तो वापस काफी दर्द से भरकर उसी लेयर के अंदर वापस आकर गिर जाती थी। नेहा कभी चिल्लाती, कभी हंसती, कभी रोती, यहां तक कि उसने ये भी बताया कि मेरी साधना थोड़ी ही बची हुई है, मुझे वो पूरी कर लेने दो, मैं नहीं चाहता कि मेरी साधना एक बार फिर से अधूरी रह जाए। और तब नेहा के मुंह से जो आवाज निकलती है वो और कोई नहीं बल्कि खुद पंडित देवकी नंदन त्रिपाठी थे, जो अब ब्रह्म राक्षस बन चुके थे। करीबन 11 बार पंडित रमेश लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और ताज्जुब की बात यह है कि जब बीच बीच में वो हनुमान चालीसा का या अलग मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे तो नेहा खुद भी उन्हीं के साथ उन्हीं मंत्रों का उच्चारण, उन्हीं चीजों का उच्चारण उनसे भी तेज आवाज में कर रही थी। लेकिन जब 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ पूरा होता है तब नेहा अचानक से बेहोश होकर वहां पर गिर जाती है। अगली सुबह नेहा को जब होश आता है तो उसे पिछली रात का कुछ भी याद नहीं था, लेकिन ये इंसिडेंट इतना ज्यादा बड़ा था, इसका इम्पैक्ट नेहा, उसके फैमिली के ऊपर और आसपास के लोगों के ऊपर इतना ज्यादा था कि नेहा और उसकी फैमिली उसी दिन उस बंगले सत्यम निवास को खाली कर देते हैं और नेहा भुवनेश्वर के अंदर ही किसी दूसरी जगह पर अब अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गई थी। तो दोस्तों, अगर आप कभी भुवनेश्वर घूमने के लिए गए हो और आप किसी आलीशान बंगले को देखते हैं जिसके बाहर गार्डन के अंदर एक झूला लगा हुआ है और शाम ढलते ही वो बंगला अचानक से शांत हो जाता है, तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि जरूरी नहीं आप उस बंगले के आसपास रहें या उसके दरवाजे पे जाकर दस्तक दें, क्योंकि हो सकता है वही बंगला सत्यम निवास हो जहां आज भी पंडित देवकी नंदन त्रिपाठी एक ब्रह्म राक्षस बनकर रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो, ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें कि अगली कहानी आप कैसी सुनना पसंद करेंगे। तब तक हम एक बार फिर से मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। शुक्रिया, अपना ख्याल रखें।